सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इंस्ट्रूमेंटल बैंकर। स्वागत है आपका फिर से इस चैनल पे। सो दोस्तों, मैंने आपको लास्ट वीडियो में ये बताया था कि हम लोग को बिल्कुल एक स्ट्रेटजीज के साथ अप्रोच करना है ईच एंड एवरी सेक्शन, राइट? सो जस्ट कीप दैट इन माइंड। सो इन टुडे वीडियो दिस विल बी फोकसिंग ऑन द रीजनिंग सेक्शन, राइट? सो आज के हम इस वीडियो में बस जो चर्चा करेंगे अबाउट रीजनिंग सेक्शन की, हम लोग रीजनिंग को कैसे बिल्कुल राइट अप्रोच के थ्रू बिल्कुल विद द फुल एक्यूरेसी हम लोग क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं, राइट? सो इन द लास्ट वीडियो ऑलरेडी आई हैड shared my experience की how we should approach each and every section in the exam of a scale 2 and 3, because not everywhere we have to just start from the basic, right? So आप जैसा कि स्क्रीन पे देख रहे हो कि मैंने कुछ टॉपिक्स को लिखा है जो कि जिससे जिससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं हमारे रीजनिंग सेक्शन में। सो इन द लास्ट वीडियो व्हाट आई हैड टोल्ड यू अबाउट दैट, फर्स्ट इंट्रोस्पेक्ट योरसेल्फ बाय गिविंग वन मॉक टेस्ट। अगर आप एक मॉक टेस्ट दे रहे हो, सो आपको ये अंदाजा हो जाता है कि विच वन इज योर स्ट्रॉन्ग टॉपिक एंड विच यू आर इन वीक, राइट? तो आपको ये पहले इंट्रोस्पेक्ट करना ज़रूरी है कि आपका जो रीजनिंग सेक्शन जो अटेम्प्ट कर रहे हो उसमें आपका स्ट्रॉन्ग पार्ट कौन सा है और वीक पार्ट कौन सा है। मीन्स कि जब तक आप एनालाइज नहीं करोगे मॉक को तब तक आपको पता नहीं चलेगा। अगर आपने एक और दो मॉक दे रखा है, सो यू कैन इजीली एनालाइज दैट विच आर द स्ट्रॉन्ग एंड विच आर द वीक, राइट? वीक टॉपिक्स फॉर यू इन द रीजनिंग सेक्शन, राइट? So you can see that there are so many topics which are asked in the exam. So the very first topic you can see here is input and output, and the second one is seating arrangement, and the third one is floor based, uh, blood relation, and this is flat based question, right? So the fourth topic is coding decoding, and coding and decoding can have many different types of question, right? मैं हम लोग आगे इसकी चर्चा करेंगे। एंड द नेक्स्ट वन इज ब्लड रिलेशन, एंड द नेक्स्ट वन इज डायरेक्शन सेंस टेस्ट। आफ्टर दैट डेटा सफिशिएंटी एंड मिसलेनियस। यू कैन सी है दैट आई हैव नॉट मेंशन द सिलॉग्स, बिकॉज सिलॉग्स कभी आते हैं कभी नहीं आते हैं, बट what is the current trend that silogs have not been asked? अगर मैं स्केल 3 की बात करूँ, I'm not talking about the scale 2 exam, I'm talking about the scale 3 examination. So if we are talking about the scale 3 examination, silogs मेरे एग्जाम में भी नहीं आए थे जब मैंने स्केल 3 का एग्जाम दिया था, जिस जिस साल मैंने क्लियर किया था। आई मीन सॉरी, द लास्ट ईयर आई एम टॉकिंग अबाउट। एंड इफ वी आर टॉकिंग अबाउट मोर थिंग्स, जो पहले आते थे बहुत सारी चीजें वो अब नहीं आती हैं, राइट? तो आपको मैं अब ये बताने वाला हूँ कि दैट हम लोग को कैसे अप्रोच करना है। सो दीज आर द टॉपिक्स विच आर लाइक इससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, राइट? तो सबसे पहले आप देखो, अब आपको क्या करना है कि सपोज आपने कोई मॉक दिया, ठीक है? मान के चलो कि आपने मॉक दे रखा होगा पहले से, कोई भी एक मॉक टेस्ट दिया, आपने रीजनिंग अटेम्प्ट किया, ठीक है? यू ऑल नो दैट we have sectional timing of 30 minutes for the reasoning section and quant section and English, right? So what you have to do, आपने रीजनिंग दे सॉरी मॉक दे दिया, रीजनिंग रूट्स में रीजनिंग दे दिया, सो अब उसको जब एनालाइज करने बैठोगे, लेट सपोज कि आपने 18 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया उसमें, ठीक है? सबसे पहली बात कि अगर आपने अटेम्प्ट किया है, सो मोर और लेस ये जो 18 क्वेश्चंस होंगे, ये आपके किस से होंगे? स्ट्रॉन्ग पार्ट जो होगा, स्ट्रॉन्ग टॉपिक से होगा जो आपका, उससे आपने अटेम्प्ट किए होंगे, है ना? अ, तो अब आपको क्या करना है कि वो जो आपने 18 क्वेश्चन बनाए, आपके उसमें से कितने सही हुए? लेट सपोज कि 12 सही हुए, 6 गलत हो गए, ठीक है? तो आपको ये एनालाइज करना है कि ये जो 12 हैं वो कौन से टॉपिक थे। पहले उसको टिक आउट कर लो, उसको अलग कर लो। अगर मैं अपनी बात करूँ, इफ आई टॉक अबाउट माई सेल्फ कि मेरा कौन सा स्ट्रॉन्ग पार्ट है इन द रीजनिंग सेक्शन, सो आई विल गो फॉर सब। जो मेरा स्ट्रॉन्ग पार्ट है वो है क्या? इनपुट आउटपुट, राइट? उसके बाद मैं बात करूँ कोडिंग डिकोडिंग, देन ब्लड रिलेशन टेस्ट, डायरेक्शन सेंस टेस्ट, एंड सम मिसलेनियस क्वेश्चंस, राइट? मिसलेनियस में यहाँ पे इंक्लूड करूंगा सिलॉक्स को भी। So you can see the questions from Silogs, but in the recent trend, you might not see the questions from Silog topic, right? So मैंने इसको एक्सक्लूड कर दिया है बिल्कुल, मतलब मोर बिल्कुल हेडलाइन टॉपिक्स में से, ठीक है? मिसलेनियस में और भी सारी चीजें हो सकती है, लाइक अल्फाबेटिकल सीरीज,
alphabetical numeric series and many things like many miscellaneous questions can be asked। और वो काफ़ी इजी होते हैं अगर मैं बात करूँ तो। नंबर रीअरेंज करने वाले होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, या फिर ऑड वन आउट हो सकते हैं। उसके बाद यू कैन सी इन मिसलेनियस राइट लाइक उसको क्या बोलते हैं, और बहुत सारे हैं। सो लेट इट बी। एंड लेट सपोज ये, हाँ, तो मैं बात कर रहा था अपने स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स की, तो ये मेरे स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स है। और मैं क्या करता था कि अगर ये मेरा स्ट्रॉन्ग टॉपिक है और अगर कोई क्वेश्चंस आ रहे हैं, लेट सपोज मैंने बोल दिया कि इनपुट आउटपुट मेरा स्ट्रॉन्ग है, तो स्ट्रॉन्ग कहने का इट डजेंट मीन्स कि आप बनाते हो, आप बना लेते हो, सही हो जाता है। स्ट्रॉन्ग कहने का मतलब है कि आपने फर्स्ट मॉक में ये अंदाजा लगाया है कि इनपुट आउटपुट आर द स्ट्रॉन्ग, इनपुट आउटपुट कोडिंग डिकोडिंग ब्लड रिलेशन डायरेक्शन सेंस स्टेट and CLOGs are your like comfortable topics in the reasoning section. So what you have to do, you have to give some more time in practice in practicing like these topics, these strong topics। why am I saying that? Because कि अगर आप देखोगे कि you have 30 minutes for 40 questions in reasoning, तो आपके पास काफी limited time है। and what you have to do, you have to just give each and every topics a very less time। मीन्स कि आपको अब दो चीजें करनी है, आपको इसको और स्ट्रॉन्ग बनाना है and you have to practice more and more, right? लेट सपोज कि आप इनपुट आउटपुट बना रहे हो कोई भी, और इसमें 5 क्वेश्चन है, ठीक है। आपने पहला मॉक दिया है, आपने इसको सही बनाया है, ये आपकी स्ट्रॉन्ग पार्ट है। लेट सपोज आपने इसको 4 मिनट का टाइम दिया, ठीक है। अब जब आप दूसरा मॉक दे रहे हो और इनपुट आउटपुट का क्वेश्चन देख रहे हो, सो एनालाइज योर सेल्फ दैट हाउ मेनी मिनट्स यू आर टेकिंग इन द सेकेंड मॉक, राइट। हो सकता है कि क्वेश्चन का लेवल थोड़ा टफ हो, बट अगर सेम लेवल का क्वेश्चन आ रहा है इनपुट आउटपुट जैसा जैसा कि लेवल बिल्कुल, आई मीन टू से दैट जो फर्स्ट मॉक में थी वही लेवल हमारी सेकंड मॉक में भी है, तो व्हाट यू शुड ट्राई कि अगर आपने 4 मिनट लिया इन द फर्स्ट मॉक, देन यू शुड टेक वेरी लेस टाइम देन 4 मिनट्स। सो लेट सपोज की 3.5 मिनट्स, right? So you are taking 3.5 minutes in solving the 5% of input on output। अब ऐसी बात नहीं है कि आप अगर आप बात करोगे कि सर ऐसे तो 20 मार्क देने पे ये 1 मिनट में बन जाएगा, ये दिस इज नॉट पॉसिबल, राइट। मतलब आपको ये कोशिश करनी है कि कोई भी चीज़ आप बना रहे हो तो पहले मॉक में जितना टाइम दे रहे हो आप अपने स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स पे। स्ट्रॉन्ग कहने का मतलब ही बस स्ट्रॉन्ग नहीं है, व्हाट यू हैव टू डू, उसमें स्ट्रॉन्ग कहने का मतलब दो चीज़ें हैं। एक एक्यूरेसी एंड टाइम टेकन फॉर सोल्विंग दैट क्वेश्चन, राइट। सो एक्यूरेसी अगर आप स्ट्रांग बोल रहे हो तो बस एक ही फंडा है भैया कि एक्यूरेसी शुड बी 100%। यू शुड नॉट कॉम्प्रोमाइज विद द एक्यूरेसी, आपको एक्यूरेसी के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है, राइट। सो दिस इज कॉल्ड योर स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स। अगर आप स्ट्रॉन्ग किसी टॉपिक्स को बोल रहे हो ना, तो आपकी एक्यूरेसी उसमें 100% होनी चाहिए। और जब आप बिल्कुल लास्ट मॉक दे रहे होगे तो जो टाइम ले रहे होगे बिल्कुल, मान के चलो अगर मैं बात करूँ चार सिलॉक्स की बात कर लूँ मैं, तो चार अगर सिलॉक्स के क्वेश्चन हैं तो मेरे ख्याल से इसमें 2 मिनट से ज़्यादा आपको नहीं लगने चाहिए, राइट। अगर आप इनपुट आउटपुट बना रहे हो तो इसमें 5 से 6 मिनट से ज़्यादा, या मैक्सिमम 8 मिनट से ज़्यादा नहीं ले सकते हो। 8 मिनट भी मैं ज़्यादा बोल रहा हूँ, ये मैक्सिमम 5 to 6 मिनट से ज़्यादा नहीं ले सकते हो अगर मॉडरेट लेवल का इनपुट आउटपुट है तो, राइट। तो अब आपको क्या करना है कि अब आप एक मॉक लो, या फिर अगर आपने दे रखा है, सो व्हाट यू हैव टू डू, गो विद द एनालिसिस पार्ट। आप उसके सॉल्यूशंस को देखो एंड हाउ यू हैव अप्रोच दैट क्वेश्चन। तो आपको अब उस अप्रोच को क्या करनी है, अगर सही है, बिल्कुल कम टाइम ले रहे हो, एक्यूरेसी 100% है, सो स्टे विद दैट अप्रोच, राइट। आपको उस अप्रोच को चेंज नहीं करनी है। एंड ऑलवेज रिमेंबर दैट कि जब आप एक फर्स्ट मॉक दे रहे हो तो जो अप्रोच को आपको चेंज करना है, लेट सपोज कि आपको 20 मॉक देना है, राइट। सो यू आर गोइंग टू अटेम्प्ट 20 मॉक एंड what approach you are using in the first mock is good for your strong topics, so that मस्ट बी मीन्स आपको कंटिन्यू रखना है उसी अप्रोच को टिल द 20th मॉक, राइट। अगर आप 20th मॉक तक उसको कायम रखते हो, ऐसा नहीं कि आप बार बार क्या कर रहे हो, जब भी आप मॉक दे रहे हो, सो यू आर चेंजिंग योर स्ट्रेटेजी एंड द वे ऑफ सॉल्विंग द क्वेश्चन। सो आपको उसको द वे उसको उस वे को चेंज नहीं करना है। बट इफ़ यू आर मेकिंग मिस्टेक इन द फर्स्ट मॉक, किसी चीज़ को स्ट्रॉन्ग पार्ट को भी आपने बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम ले रहे हो, या फिर मिस्टेक हो जा रहे हो, एक्यूरेसी 100% से घट के 80% आ रही है, 85% आ जा रही है, सो यू हैव टू वर्क ऑन दैट, राइट।
आपको उस अप्रोच को क्या करना है, फिर से थोड़ा और प्रैक्टिस करनी है। अप्रोच को बदलने का मतलब होता है आप उसको प्रैक्टिस में लाओ। जिस तरह से क्वेश्चन बनाया जा रहा है उस चीज़ को चेंज करो। उससे रिलेटेड थोड़ा सा यूट्यूब पार्ट देख लो कि आप उसको कैसे सोल्व कर सकते हो पर्टिकुलर क्वेश्चंस को, राइट। तो आपको उस अप्रोच से फिर नेक्स्ट मॉक देना है। अगर वो नेक्स्ट जो आपने अप्रोच को चेंज किया है फर्स्ट मॉक में जो आपने गलती की, तो उसको सुधारने के लिए सो व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू जस्ट शिफ्ट योर अप्रोच टू न्यू अप्रोच, सॉरी। एंड आपको उस अप्रोच, और वो अप्रोच अगर काम कर रहा है तो फिर उसी स्ट्रेटजी से आप कंटिन्यू करो टिल द 20th मॉक, राइट। आप देखना पक्का कोई ना कोई बिल्कुल उसमें गलती की संभावना नहीं बचेगी और आपकी जो एक्यूरेसी है वो भी 100% होगी। देखो मैं शुरू से फंडा बता रहा हूँ कि एक्यूरेसी इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स, राइट। किसी भी एग्जाम को क्लियर करने के लिए अगर आप एक्यूरेसी उसमें मेंटेन रखते हो, थोड़े क्वेश्चंस कम बनाओ बट एक्यूरेसी 100% रखो। मैं ये जो बात बता रहा हूँ फॉर ईच एंड एवरी सब्जेक्ट, रीजनिंग हो, क्वांट हो, कंप्यूटर हो, अगर हिंदी और इंग्लिश हो, जो भी आप चूज करते हो, एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस हो। फाइनेंशियल अवेयरनेस में थोड़ा रिस्क ले सकते हैं बिकॉज आजकल फैक्चुअल क्वेश्चंस आते नहीं हैं, फिगर बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, सारे डेटा बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। सो यू कैन जस्ट टेक द रिस्क ओनली इन फाइनेंशियल अवेयरनेस, बट इफ आई टॉक अबाउट द एक्यूरेसी, सो आपको एक्यूरेसी पे बिल्कुल फोकस करना है एक्सेप्ट एफ। मैं एफ में ऐसा क्यों बोल रहा हूँ कि एक्यूरेसी पे फोकस नहीं करना, क्यों नहीं करना है, मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, आई विल टेल यू इन द अदर वीडियो। बहुत बड़ा रीजन है इसके पीछे एफ में एक्यूरेसी की बात जब मैं बताऊंगा तो, राइट। तो आपको इस तरह से करना है, मीन्स मॉक बाई मॉक यू हैव टू जस्ट इम्प्रूव योर सेल्फ, यू हैव टू इम्प्रूव द वे यू आर सोल्विंग द क्वेश्चन, यू हैव टू इम्प्रूव योर अप्रोच। ऐसा नहीं आप आज मेरा वीडियो देख रहे हो तो आप मेरे अप्रोच से बना रहे हो, किसी और का वीडियो देख रहे हो तो किसी और के अप्रोच से बना रहे हो। मैं सबसे पहले यही बोलता हूँ कि मेरी जो स्ट्रेटेजी है आप उसको फॉलो मत करो। यू शुड नॉट फॉलो एनी वन अप्रोच, बिकॉज अप्रोच जो होता है, जो स्ट्रेटेजी होती है, इट्स इस ये आपसे बढ़िया स्ट्रेटेजी कोई नहीं बना सकता है। एवरी पेरेंट्स, आई एम टॉकिंग अबाउट ईच एंड एवरी पेरेंट्स, राइट। बिकॉज यू नो योर स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट, यू नो योर वीकेस्ट पार्ट, राइट। सो आपको वर्क कहाँ करना है, नो वन बेटर देन यू कैन just introspect about yourself, right? So what you have to do, just follow मैं कैसे अप्रोच कर रहा हूँ। मेरी स्ट्रैटेजी को आप फॉलो करो या ना करो, दैट्स नॉट द बिग थिंग। आपको बिल्कुल उस चीज़ के लिए मैं वो नहीं बोलता हूँ, बट आप अपनी स्ट्रैटेजी बनाओ, अपनी अप्रोच बनाओ। और अप्रोच आप तभी बना सकते हो, स्ट्रैटेजी तभी बना सकते हो इफ़ यू आर वर्किंग ऑन दैट, राइट। सो इफ़ यू आर गिविंग मॉक एंड गिविंग टाइम ऑन ईच एंड एवरी मॉक क्वेश्चन, सो दैट इज द इम्पॉर्टेंट थिंग। मॉक देना जितना जरूरी नहीं है, मॉक को एनालिसिस करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। आई ऑलवेज से, जब तक आप नहीं करोगे, जब मैंने भी स्टार्ट किया था, सो व्हेन आई स्टार्टेड, जब मैंने भी स्टार्ट किया तो मेरे को लगता था कि यार आज मॉक दे लेते हैं। नंबर आए 70 प्लस 75 नंबर आ गए, तो मैं क्या करता था कि चलो ठीक है, छोड़ दिया, एनालिसिस नहीं किया। फिर से सेकंड मॉक दिया, अगर 70 आ रहे हैं फर्स्ट में, तो सेकंड में अगर 75 नंबर आ गए, तो मैं खुश हो जाता था, अपनी रैंकिंग को भी देख के खुश हो जाता था कि यार बहुत बढ़िया हो रहा है। बट यू नो वट हैपेंड इन द रियल एग्जामिनेशन, दैट आप वहाँ पे थोड़े से मॉक्ड हो जाओगे, राइट। तो आपको उस चीज़ को नहीं करना है, आपको एनालिसिस करनी ज़रूरी है, बिकॉज क्वेश्चन का ट्रेंड ईच एंड एवरी ईयर चेंज कर रहा है एमबीबीएस। सो व्हाट यू हैव टू डू, मेक योर राइट अप्रोच टू अटेम्प्ट ईच एंड एवरी क्वेश्चंस विच आर योर स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स। अब ऐसा नहीं कि आपने स्ट्रॉन्ग चूज कर लिया, अभी आपने बोला कि सर मेरा ब्लड रिलेशन में स्ट्रॉन्ग पार्ट है तो मैं इसको नहीं छोड़ूंगा, है ना, और पता चला कि 5 मॉक के बाद आप ब्लड ब्लड रिलेशन को अटेम्प्ट ही नहीं कर रहे, तो ये गलती बिल्कुल नहीं करनी है। जो आपकी स्ट्रॉन्ग पार्ट है, 15 से 20 क्वेश्चन ऐसे होते हैं, मैं आपको बता दूं, आउट ऑफ 40 क्वेश्चन अगर मैं बात करूं तो कम से कम 15 से 18 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आपके स्ट्रॉन्ग पार्ट टॉपिक्स के दायरे में आएगा, और आपको उसी पे मेहनत करनी है, ठीक है। किसी का हो सकता है कि सिटिंग अरेंजमेंट पजल्स जो है काफ़ी स्ट्रांग हो, मिसेनियस स्ट्रांग नहीं हो, तो उनको क्या करना है, इसी पे वर्क करना है, राइट। लेकिन मेरी ये कमजोर थी तो मैं इस पे फोकस नहीं करता था, सो आई ऑलवेज फोकस ऑन इनपुट आउटपुट कोडिंग डिकोडिंग ब्लड रिलेशन डायरेक्शन एंड मिसलेनियस एंड सिलॉक्स, लाइक, राइट। सो आपको उस तरह से बिल्कुल करना है ये चीज़। और मैं आपको बता दूं, मैं बिल्कुल मीडियोकर लेवल का बताता हूँ कि 15 से 18 ही क्यों लिया मैंने। आप आपने बहुत से यू हैव सीन मेनी वीडियोज ऑन यूट्यूब हु दे आर प्रॉमिसिंग विद यू दैट कि आप बिल्कुल आराम से स्कोर सकते हो 20 से 25 में नहीं।
talented. I would say that many people, not sorry, many aspirants can score 20-25%, but not me, but not everyone, right? तो मैं बिल्कुल उन लोगों के लिए बताता हूँ कि जो या तो बिल्कुल अच्छे भी हों, जो बिल्कुल उतने तेज भी ना बिल्कुल एवरेज भी हो, दे स्टिल कैन क्रैक। ये एग्जाम उतना हार्ड नहीं होता है, राइट? सो मीन्स 14 से 15 क्वेश्चन करने बिल्कुल इजी होते हैं, है ना? हालांकि रीजनिंग मेरा वन ऑफ माय नॉट इन द फेवरेट लाइक सब्जेक्ट रहा है। और मैं आपको ये भी बता दूं कि हालांकि लास्ट टाइम मेरे को फर्स्ट प्रेफरेंस मिली थी झारखंड ग्रामीण बैंक में। बट आपको ये जान के हैरानी होगी कि मेरे जो मार्क्स थे 1.5 थे इन द रीजनिंग। स्टिल मेरे को फर्स्ट प्रेफरेंस मिली थी बिकॉज ऑफ द अदर सब्जेक्ट, राइट? लाइक कंप्यूटर, हिंदी, क्वांट में मेरे काफ़ी अच्छे नंबर आए थे लास्ट ईयर। सो अराउंड 30 थे, मुझे याद नहीं एग्जैक्टली। ठीक है। तो आपको क्या करना है कि आप उस चीज़ को आपको पहचानना पड़ेगा कि कौन सी स्ट्रांग है। देखो, पहचानने का टाइम अब बहुत धीरे धीरे सामने आता जा रहा है। सितंबर इज गोइंग टू बी लाइक एंड। आज 30 तारीख है। सो आपके पास कंप्लीट अक्टूबर, कंप्लीट नवंबर एंड दिसंबर माइट यू कैन सी द एग्जाम डेट ऑन मिड दिसंबर, मीन्स की सेकेंड वीक में एग्जाम हो सकता है, सेकेंड और थर्ड वीक में, राइट? सो आपको क्या करना है, इस चीज़ को जो भी करना है ना, एनालिसिस, क्योंकि एनालिसिस करने का टाइम, खुद को इंट्रोस्पेक्ट करने का टाइम, खुद को मतलब फुल फोकस नहीं करना है। इंट्रोस्पेक्शन मीन्स कि आप मॉक दे रहे हो या एनालाइज कर रहे हो ना, इंट्रोस्पेक्शन वही चीज़ होती है, ठीक है? तो आपको उस तरह से वर्क करना है। तो मैं आपसे यही मतलब वो बोलूँगा आपको कि जो भी चीज़ करना है, जो अप्रोच बनानी है आपको, तुरंत बना लो, क्योंकि हमारे पास टाइम काफ़ी कम बचे हैं, है ना? ठीक है। तो आप ये सारे मैंने टॉपिक्स लिखे हैं, मेजर टॉपिक्स आपको इसी से इर्द गिर्द वो मिलेंगे। डेटा सफिशिएंसी आप जानते ही हो, उतना मैं सब कुछ वो नहीं बता रहा हूँ कि सब में क्या आता है ना? आप इनपुट आउटपुट देख लो, जो मिसलेनियस टाइप होते हैं इनपुट। अगर आपकी पजल, आपकी ये सारी चीज़ें सही नहीं है तो आप इनपुट आउटपुट देख लो, कोडिंग डिकोडिंग देख लो, ब्लड रिलेशन के क्वेश्चंस देख लो, डायरेक्शन सेंस टेस्ट, मिसलेनियस माइट, you can see Silog's question and data sufficiency. So these are the topics where you can score easily, right? uh, आपको कोई जरूरी नहीं है कि अगर आपको पजल नहीं आता है, सो यू कैन नॉट गो थ्रू द एग्जामिनेशन, राइट? ये बहुत इजी होता है। 15 से 16 क्वेश्चन, अगेन आई एम रिपीटिंग दिस, कि 15 से 16 क्वेश्चन आप लोग इजीली अटेम्प्ट कर सकते हो विद एक्यूरेसी। एक्यूरेसी विद एक्यूरेसी मीन्स आई एम जस्ट वाई एम टेलिंग दैट, कि एक्यूरेसी मतलब है 100% एक्यूरेसी होनी चाहिए, याद रखना आप। So this is all about that how I approach with my strategy for the reasoning section, right? So I hope guys कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी, and if you find this video very helpful, so please like and subscribe my channel, and we'll meet you in the next video with the same strategy how to approach in quant section, and later on we will discuss something about the financial awareness, most sought subject for the scale 2 and 3. You can see their brilliant questions, and पहले हमारे पास, मैं एफए की बात इसलिए करता हूँ कि एफए इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने कई लोगों को देखा है, दे आर स्कोरिंग वेरी मच, लाइक अराउंड 100 नंबर, 90 नंबर आउट ऑफ 200, but they are getting failed in financial awareness, they are getting negative numbers in financial awareness. So why am I always keep repeating this, that financial awareness is one of the, like the uh, toughest, I would say, for the scale 2 and 3 examination. Tough होता है इसलिए because we do not focus on financial awareness. If we focus very sharply, very strategically on financial awareness, we still can score their 10 plus marks. Why am I saying only 10 marks, 10 plus marks? Because 10 plus will are also, you are one of those students who are sound at financial awareness, right? So what you have to do, just keep going through my strategies, and I will come up with a new video. So guys, so thank you very much for watching, and hope you will like this video. Thank you guys.